अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम अच्छी खबर से। और आज एक नहीं बल्कि दो अच्छी खबरें हैं हमारे पास, और खेल से अच्छी खबर हो ही क्या सकती है। दो खुशियां देखी हैं पाकिस्तान ने कल। स्कॉश का नाम आते ही वर्ल्ड चैंपियन का ख्याल ज़हन में आने लगता है। जांशेर खान और जहांगीर खान का नाम याद आता है। दहाइयों स्कॉश की दुनिया पर सिर्फ पाकिस्तान का राज था और पाकिस्तान के लिए कल बड़ा ही खुशी का दिन था। एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जब वर्ल्ड जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप का एजाज़ पाकिस्तान के नाम हुआ। इस ट्रॉफी को पाकिस्तान आते हुए 37 साल का अरसा लगा है, ये कुछ दिनों में नहीं हुआ। और जिस हीरो की हम बात कर रहे हैं वो हमजा खान है। हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वर्ल्ड जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को शिकस्त दी है और 37 बरस बाद ये ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवा दी है। आखिरी बार 1986 में जांशेर खान ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जूनियर स्कॉश चैंपियन वो बने थे। और वैसे जिस खेल में हमारा इतना नाम रहा, यहाँ तक कि स्कॉश वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनमें जहांगीर खान और जांशेर खान सब सर फहरिस्त हैं, वो लगातार कामयाब होते रहे हैं। उनकी कामयाबियों की एक लंबी लाइन है। तो जो स्कॉश फेडरेशन है, इन खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती करनी चाहिए ताकि जो एक खोया हुआ मकाम है पाकिस्तान को, वो फिर से हमें मिल सके। जैसे हमजा का टैलेंट है उसको संभालने की ज़रूरत है। और वही बात आ जाती है कि ज़रा नम हो तो पहले आपने स्कॉश की खुशखबरी सुनी, अब पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक और खुशखबरी मिली है, जहां पाकिस्तानियों शाहीनों ने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत ए टीम को हराकर एक बार फिर से तारीख रकम की है। कोलंबो में खेले जाने वाले इस इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत को 128 रन से शिकस्त दी है। 353 रन का टारगेट दिया गया पाकिस्तानी टीम की जानिब से, जिसके ताक़ुब में भारत ए 40 ओवर्स में सिर्फ 224 रन ही बना सका और पूरी टीम पवेलियन लौट गई। तो यूं पाकिस्तान ने भारत को गरूर को एक बार फिर से धूल चटा दी। जिस तरह से एशिया कप के मामले को लेकर भारत की जानिब से बहुत से हमने देखा कि वजूहात पेश की जाती रहीं, बहुत सी माजरत खाना वहाँ से जो रवैया था वो इख्तियार किया जाता रहा कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने भारत के गरूर को एक बार फिर से धूल चटा दी है। और ये सिर्फ खेल है, इंडिया को ये समझने की ज़रूरत है कि खेल को खेल की तरह ही देखना चाहिए। आगे चलकर मैच पर भी बात करेंगे और स्कॉश पर भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नाअहली की वजह साकिब निसार, नवाज शरीफ फिर वजीर आजम। क्रिकेट और स्कॉश में पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी। बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी और अब कमर दर्द से निजात मुमकिन है। आज शो में इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र वफाकी दारुल हुकूमत का, जहां ना तो निगरान हुकूमत के हवाले से कोई कंफर्म खबर और नाम सामने आ रहे हैं, ना ही निगरान हुकूमत के दौरानिए और ना ही अभी तक मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बन सका है। जो फ़ज़ा बनाई जा रही है वो रस्मी सी सरगर्मियाँ हैं, ख़बरों की हद तक महदूद है। अब जबकि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने वाली है और हफ्ते तेज़ी से दिनों में तब्दील होते जा रहे हैं, तो अभी तक ये बात भी तय नहीं हो सकी कि निगरान हुकूमत का जो दौरानिया है वो 60 दिन होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो खुसूसी तैयारे से दुबई पहुंच चुके हैं और बहुत ही मसरूफ़ वक्त गुजार रहे हैं। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी दुबई पहुंच चुके हैं। और कहा यही जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ अगले चंद दिनों में सऊदीया से दुबई और फिर लंदन वापस जाएंगे। लंदन में 5 से 6 हफ्ते के क़याम के बाद वो पाकिस्तान रवाना होंगे, जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है उनकी वापसी से मुताल्लिक। तो निगरान वज़ीर आज़म की बात करें तो इत्तलात ऐसी हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार के नाम पर इत्तफाक कर लिया है। और यही कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उन्हें नाअहल किया गया। पैनामा में 4 अफराद के नाम थे, नवाज शरीफ का नाम नहीं था। साकिब निसार उस साजिशी टोले का सरगना था। नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 2018 तक तरक्की का सफ़र उन्होंने तय किया था। और शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म फिर से नवाज शरीफ होंगे। दूसरी जानिब एहसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने का उन्हें कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही आइनी मुद्दत पूरी होगी वो इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे और मुशावरत के बाद निगरान हुकूमत सामने आ जाएगी। चेयरमैन PTI की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की कोयटा के वकील कत्ल केस में जमानत की दरख्वास्त की समाअत करने वाला पहला बेंच बहाल कर दिया गया।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जगह दोबारा जस्टिस मुसरत हलाली 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर तजिया का नासिर बेग चौथाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ही दुबई में मौजूद हैं और लगता यह है कि जो आने वाली हुकूमत के मामलात हैं वो दुबई में ही तय होंगे। आसिफ अली जरदारी जोर लगा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम बनवाया जाए, जबकि दूसरी जानिब शायद नवाज शरीफ अपनी ही कैंपेन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम हैं। क्या कहेंगे इस पर? नवाज शरीफ की जो वापसी की खबरें हैं वो आती हैं फिर एकदम दम तोड़ जाती हैं। देखिए, मेरे लिए तो आज की कल की दो बड़ी खबरें वही थी जिनका आपने जिक्र किया जी। एक तो हमजा की क्या क्लास, क्या उसका स्क्वाइस था, क्या उसका बैकहैंड था, क्या उसका स्ट्रेट शॉट थे उसके, क्या उसने वॉल को हिट किया, कमाल का मैच था वो। और अफसोस मुझे ये हुआ कि पीटीवी उसको नहीं दिखा पाया। पीटीवी ने हमारा जो मैच था एमर्जिंग एशियन एमर्जिंग टीम का क्लास की चैंपियनशिप थी, हमने आउट क्लास किया इंडिया को, बुरी तरह मारा, मतलब 128 से मारा हमने। आप अंदाजा लगाए ना, इंडिया की टीम जो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं उनके उसके अंदर जी, उनको हमने हराया। डिसिप्लिन बॉलिंग, डिसिप्लिन फील्डिंग, डिसिप्लिन बैटिंग की, उम्दा बैटिंग की हमारे बच्चों ने वहां पर, कमाल हो गया। और तारीख रकम नहीं हुई, तारीख में एक इजाफा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ गई बेग साहब जी, चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ गई। उसी तरह मारा है, उसी तरह पीटा है। और उसके बाद अब वही चीखेंगे कि हमारे बच्चे छोटी उम्र के थे। तो ये इंडिया ए आया था, इंडिया 19 नहीं आया था, अंडर 19 नहीं आया था। और ए का मतलब होता है सीनियर प्लेयर भी शामिल होते हैं। आप ले आते उसमें सीनियर प्लेयर थे। अब रोना पीटा बंद करें, हार मान लें तो बड़े इत्मीनान के साथ। तो आई मस्ट से कि कल का सुपर संडे था मेरा, मैं कहीं नहीं जा पाया और ना कोई प्रोग्राम मैंने किया, साफ इनकार कर दिया। बड़ा नशे का दिन था कल। अब बाकी नशा तोड़ने की बातें आप कर रहे हैं मेरे मुझे सर, वो भी मजबूरी है हमारी। तो अब उसमें बहुत से सवाल आपने कर दिए। पहला सवाल तो ये इस वक्त जो है कल से कि अचानक एक तब्दीली आई है माहौल में, गरज चमक के साथ बारिश हुई है, उसके बाद ओले पड़े हमारे पास तो, और उसके साथ ही खबर आई कि डार साहब का नाम टॉप पे आ गया है जी। इससे पहले आपसे प्रोग्राम मेरी बात हुई थी दो हफ्ते पहले, शायद 3 हफ्ते पहले, और जगह बात हुई थी। तो हम ये बात कर रहे थे कि इकोनॉमिस्ट जो हैं और टेक्नोक्रेट्स, उनकी गवर्नमेंट होगी और वही केयरटेकर होगी और वही IMF से किए हुए मुआहदे को आगे लेके चलेगी। फिर अचानक एक दिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई मजा नहीं आ रहा, इसमें सियासतदान होना चाहिए। अब ये कहाँ से लाइन आई, किस तरह आई, इसका भी तो अंदाजा नहीं है। लेकिन कायरा साहब ने इस पर डट के बात की है और कहा सियासतदान होना चाहिए और सियासतदान ही हम क्यों ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आए, क्यों रिटायर्ड जनरल्स को लेकर आए, क्यों रिटायर्ड जजों को लेकर आए, हम क्यों नहीं, सियासतदानों को इख्तियार है इस बात का। बिल्कुल सही बात है। आप किसको लाएंगे? तो अब पूरा फाल कहते हैं इसाक डार साहब पे निकला है। और जो दुबई की मीटिंग्स हैं वहाँ पहली मीटिंग में शायद तय नहीं हो पाया था, अब जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें गालिबन, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे इत्तलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप नाम पेश करें, हम उसको सेकंड कर देंगे। साथ ही पीर पगारा साहब से भी गैर मामूली बातचीत हुई है जरदारी साहब की टेलीफोन पर। ऐसा होता नहीं है आमतौर से कि पीर पगारा और जरदारी पे बातचीत हो। पीर पगारा और पीपल्स पार्टी में बातचीत भी मुश्किल लगती थी मुझे, लेकिन वो बातचीत भी हुई है तो बड़ी बर्फ पिघल रही है। और लेकिन अंदाजा ये हो रहा है कि इसाक डार का नाम कुछ ज्यादा ऊपर चला गया। ये भी इत्तला आई कि वो लोग जो फैसला करते हैं वो भी उनके हक में है। अब ये जुमला मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो फैसले करते हैं वो भी उनके हक में। मतलब एक साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ ताया जो हैं वो हर रिश्ते की मंजूरी देते हैं, फाइनल तय कर, शादी तय कर ली जाती है, वो उनके पास जाया जाता है कि ये शिजरा है बच्चे का, ये लड़का काम करता है। तो फिर मंजूरी अगर उन्होंने दे दी तो ठीक है, हो जाएगा। कहते हो मंजूरी हो गई है, अब अगर हो गई है तो फिर आप और मैं कौन रोक सकते हैं। और सागडार साहब जाहिर है माशी जी तो नहीं, मालियाती माहिर हैं और उन पर बहरहाल IMF के हवाले से कई
इल्जामात आते हैं कि उन्होंने मामला खराब किया IMF के साथ, 4-5 महीने ज़ाया की, बल्कि 8 महीने ज़ाया की, वरना हालात आज जो हैं वो 8 महीने पहले हो चुके होते हैं। तो बेग साहब जो कैंपेन इस वक्त हम देख रहे हैं वजीर आजम बनने के लिए, आसिफ जरदारी की जानिब से बिलावल भुट्टो के लिए, नवाज शरीफ की जानिब से उनके अपने लिए, तो इसमें आपको लगता है कि इख्तलाफात की एक शुरुआत हो सकती है इन दोनों पार्टीज के दरमियान? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। बाज़ औक़ात फिलर छोड़े जाते हैं, बाज़ औक़ात जाहिर है सबको इख्तियार है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर उहदेदार हो। शाहजुल हक साहब भी हाफिज नईमुर रहमान साहब को कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ANP भी कह सकती है, MKM भी कह सकती है, MKM तो कहती है व्हाई नॉट जी, कराची वाला प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। इस तरह सब लोग कहते हैं, पीपल्स पार्टी भी कहती है। पीपल्स पार्टी का तो खैर टारगेट भी वही है, कब पूरा करना चाहेंगे वो इस बार पूरा करना चाहेंगे या 5 साल के बाद पूरा करना चाहेंगे। अभी वो कितना जोर दे रहे हैं या फिलर छोड़ रहे हैं, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। कल की तकरीर है शहबाज शरीफ साहब की, अगर वो सुनी हो आपने, तो उसमें नवाज शरीफ साहब बहुत क्लियर कट एक उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के। और जहाँ तक ताल्लुक है कि इवन प्लेइंग फील्ड है, तो भाई और कौन सी इवन प्लेइंग फील्ड आपको चाहिए, किस तरह की फील्ड चाहिए आपको? हमने तो जमीन भी हमवार कर दी है, घास भी काट दी है, घास की खूबसूरत कटिंग हो चुकी है, बेहतरीन बैटिंग विकेट है, एम्पायर भी शायद आपके अपने हो। खेलने यार, खेलने में क्या जा रहा है? तो क्यों देर लगा? अभी हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत के बारे में बार बार वजाहत करनी पड़ती है कि वो मुकर्रर मुद्दत के लिए आएगी। इस हवाले से भी आपको लगता है कि अभी भी कोई खतरा मौजूद है? 90 दिन के लिए आने वाली जो हुकूमत है, कहीं महीने मजीद ना लगा दे, कहीं साल ना लगा दे? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आइन से आगे कुछ नहीं। आइन में एक टाइम है इंतखाबात का, आइन में एक टाइम है इंतखाबात के नताइज का। और अभी जो अमेंडमेंट आई है लॉज में, वो बहुत अच्छी अमेंडमेंट है कि रिजल्ट में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। अगर रिजल्ट में ताख़ीर आप करेंगे, जैसे कि बिलावल के केस में हुआ था लियारी में और लड़काना में, कि 3 दिन बाद रिजल्ट आया था और कई रिजल्ट ऐसे थे, बहुत क्लियर था कि धांधली हुई है, बहुत क्लियर था, तो वो बर्दाश्त नहीं होगी और वो इंतखाबात मशकूक करार दे दिए जाएंगे। ये नया लॉ आया है। और दूसरा एक लॉ बता दूं मैं आपको, जो शायद आ जाए कि अगर इसाक डार साहब को लाया जाएगा कि उनको माशी फैसले करने को लिए भी अमेंडमेंट लाई जाएगी एक्ट के अंदर, जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर। अब जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है, मैं इस बात का सख्त खिलाफ रहूँगा, आखिरी वक्त तक खिलाफ रहूँगा कि केयर टेकर की मुद्दत में इजाफा हो। केयर टेकर शुड कम और इंतखाबात तक रहें, और इंतखाबात होने के बाद फौरन चार्ज दें और चले जाएं, भले दोबारा खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। मुझे इस पर कोई शक नहीं, मुझे कोई वो नहीं, इतराज़ नहीं होगा कि नवाज शरीफ बने, इसाक डार बने, बिलावल भुट्टो बने, कोई भी बने, लेकिन 3 महीने के बाद चले। अगर ये नहीं किया आपने, तो फिर आपका आइन कहाँ जाएगा? देखिए, आइन के साथ बहुत बहुत बुरा हो चुका है आपके साथ। मैं आपको तारीख गंवाना नहीं चाहता। 56 से अगर मैं शुरू करूंगा तो कल तक जो हालात हैं मेरे, वो इस तरह के हैं जहां आइन के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब ना करें उसके साथ ना बुरा। अगर ये आइन चला गया तो आप गायब हो जाएंगे, आप लापता हो जाएंगे। ठीक है, तो चेयरमैन PTI के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, हम देख रहे हैं उन पर बहुत सारे संगीन नौयत के केसेस हैं, और केसेस जितने संगीन बताए जा रहे हैं उस हवाले से कार्रवाई होती अभी भी नजर नहीं आ रही। हुकूमत भी जाने वाली है, तो आपको लगता है कि जो कुछ भी होगा उनके खिलाफ, जो भी हिकमत अमली होगी, जो कार्रवाई होगी, वो निगरान दौरे हुकूमत में ही होगी? आपको याद होगा कि हम लोग एक ज़माने में बात करते थे कि 2 साल से कैद रखा हुआ है, नैब ने कार्रवाई नहीं की, नैब ने कोई फैसला नहीं किया, किसी मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। एक ज़माना था, ये वही ज़माना है कि आप इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए चले जा रहे हैं, आप एक के बाद 2 इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं मनसूबा साज था, आप कह रहे हैं साजिशी था, आप कह रहे हैं गलत का मुलजिम है। केस कहाँ है भाई? मुकदमा कहाँ है? अब हमारा कहना ये नहीं कि कैद है वो, हम कह रहे हैं मुकदमा कहाँ है? मुकदमा पेश क्यों नहीं कर रहे? आप भी तो मुझसे यही कह रहे हैं ये होना चाहिए। तो भाई आप हुकूमत हैं, आप सरकार है, वक्त हैं, आपको कर देना चाहिए था। अगर नहीं कर रहे आप, मैं परसों का एक केस है जहाँ किसी मुकामी थाने का मुकदमा था, उसमें मुकदमा ख़त्म कर दिया अदालत ने, छोटी अदालत ने, ज़ेरी अदालत के मुकदमे ही नहीं बनता है। तो
सबूत ही नहीं है ये। तो ये मतलब ऐसे बहुत से मुकदमे होंगे 180 में से जिन्हें कोई सबूत ही नहीं होगा। आप होता है ये, हर हुकूमत में होता है, हर दौर में होता है कि पुलिस वाले बस एक मुकदमे के ऊपर मुकदमा बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। उनको एक टारगेट मिलता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों को मिलता है टारगेट कि चालान करें, इतने कर दें चालान, ऐसे ही होता है। तो मुकदमा में मुझे सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे, ये आने वाली हुकूमत के हवाले करना चाह रहे हैं, वो फैसला करें। ठीक है बेग साहब, अब महंगाई के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह बिजली के यूनिट में जो इजाफा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है और सिर्फ यही कह दिया जाता है कि IMF का जो माहिदा हुआ उसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये सब कुछ होता रहा, इसलिए अब हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं। और बहुत से हम देखते थे PTI दौर में सहाफ़ी होते थे, जब कोई 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपये फ्यूल बढ़ता था या बिजली के यूनिट बढ़ते थे तो फ़ौरन ट्वीट्स करते थे, फ़ौरन PTI की हुकूमत पर भी चढ़ दौड़ते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा ट्रेंड नहीं है, महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, ट्वीट भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है, लेकिन एक बात ये है कि ये तय है कि ये करना पड़ेगा आपको, ये तय है, क्योंकि और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आपके दोस्तों ने भी, आपके हमदर्दों ने, आपके कॉमरेड्स ने भी इसी शर्त पर आपको पैसे दिए हैं कि आप IMF का मुआहदे पर जू का तू अमल करिए। मुआहदा नहीं होता, ये मुआहदा नहीं होता अगर फॉरेन पॉलिसी और प्राइम मिनिस्टर इकट्ठा होकर एक साथ एक गैर मामूली कोशिश नहीं करते आखिरी 3 दिनों में, तो ये मुआहदा नहीं होता और आप डिफ़ॉल्ट कर जाते। और डिफ़ॉल्ट के बाद जो आपके साथ होता वो बहुत बुरा होता। आपकी जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए इंपोर्ट का रॉ मटेरियल नहीं होता, जब रॉ मटेरियल नहीं होता तो फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी होती, तो बहुत बुरे हालात होते हैं। और इसमें श्रीलंका का नाम भी बार बार आ रहा है कि श्रीलंका ने भी IMF की प्रेसिडेंट से, MD से कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान उन हालात से गुजरे जिससे हम गुजरे, आप उनसे बात तो करें। तो खैर वो बातचीत इस तरह हुई आखिरी 3 दिनों में, और आखिरी 3 दिनों में प्राइम मिनिस्टर की 4 मुलाकातें हुई हैं MD से, और फिर उसने कहा कि ठीक है मैं आपके लिए फाइट करूंगी अगर आपने ये कर लिया। तो वो करके दे दिया था हमने कि सऊदी अरब से पैसे आ गए थे और इमारात से पैसे आ गए थे वगैरह वगैरह। तो ये तो भैया लिखा हुआ है, साफ बात है। ये मुआहदा आपने दस्तखत कर दिया है, पहला मुआहदा में दस्तखत किया था आपने। असल में गड़बड़ जहाँ हुई ना दोस्त, वो हुई जब PTI ने जो भी मुआहदा था जी उसकी खिलाफ वर्जी की, उसकी खिलाफ वर्जी की, और पेट्रोल प्राइस 4 रुपए थे वो बढ़ाने के बजाय कम कर दी, और वहां मिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है। और बोर्ड की मीटिंग में भी ये कहा गया था कि हमें पाकिस्तान पर अब एतबार नहीं है। ठीक है, मसला एतबार पाकिस्तान ने खुद अपना खराब किया। ठीक है बेग साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क की मईशत से मुतालिक बात करेंगे, और ज़राअत और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा किया जाएगा। IMF से होने वाले मुआहदे में ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं। हुकूमत ने IMF को मतलूब पेशगी इक़दाम की तकमील भी कर दी है, और अब हमें सियासत को एक तरफ रखकर मिसाक मईशत करना होगा, जिसकी बार बार बात की जाती रही है कि पॉलिसीज़ जो हैं उसमें तसलसल रहना चाहिए, तो 2 साल में महंगाई 7% तक कम हो जाएगी। ये तमाम बातें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने की हैं अपने पॉलिसी बयान में। वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम बातों पर हमें अमल करना है, ये बेहद ज़रूरी है। उधर हुकूमत की तरफ से आवाम को बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने बिजली 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दी है। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। नेपरा के इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। डॉलर के बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि डॉलर कम हो जाएगा, लेकिन डॉलर की कीमत कम होती है तो एक बार फिर से बढ़ जाती है। अभी पिछले हफ्ते की बात करें तो कीमत में तकरीबन 9 रुपये इजाफा देखा गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को गुज़श्ता माली साल में गैर मुल्की फाइनेंसिंग में 53% कमी का इंकशाफ भी हुआ है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न के आदाद शुमार की बात करें तो उसमें बताया गया कि गैर मुल्की इमदाद में 12 अरब डॉलर की कमी का सामना देखा गया है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर ख़जाना की अगर पॉलिसी बयान को देखें तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं,
ज़राअत पर टैक्स के हवाले से उन्होंने तरदीद की है, तो ज़राअत पर टैक्स लगाना पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन को बेहतर कर सकता है। ज़राअत पर आप समझते हैं टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, बात ये थी कि हम तो ये कहते हैं हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए, मौसर तौर पर किसी को कोई छूट नहीं देनी चाहिए। मगर इसहाक डार साहब ने जो स्पेसिफिक बात की है वो ये की है कि जो कुछ हमें टैक्स लगाना था वो इस 9 माह की मुद्दत की बात कर रहे हैं, वो हम लगा चुके हैं। तो उनका मतलब ये था कि इन 9 महीने में इन 2 शोबों में हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, और आइंदा के लिए तो वो गारंटी कह भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि जब हुकूमत आएगी दूसरी होगी, उनकी अपनी पॉलिसियाँ होंगी। तो उन्होंने इस मुद्दत की बात की है, एक तो ये बुनियादी बात है। मगर दूसरी बात ये थी, वो जो महंगाई की बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल मेरे ख्याल से सियासी बात है। इससे पहले जो है स्टेट बैंक कई सालों से कह रहा है कि 2022 में हमारी 5 से 7% रहेगी, उसके बाद 2023 को भी उन्होंने कहा था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस साल ये 2024 जो है इसमें जो है कुछ 27% तो रहेगी ये। तो इसको तो कमी करना जो है वो की बात करना मेरे ख्याल से गलत है। मगर तीसरा नुकता आपने शायद बिजली का नरखों का उठाया है, जो कि बहुत अहम है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि ये IMF की शर्त है, ये बिल्कुल गलत है। इसके शवाहिद मौजूद हैं, ये IMF की शर्त नहीं थी। ये मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको बता दूँ। आप देखिए कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान में बिजली की चोरी हो रही है, पाकिस्तान में लोग बिल नहीं देते, हमारे ट्रांसमिशन के लॉसेस ज़्यादा हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस ज़्यादा हैं, हम टैक्सों को बढ़ाते हैं लेकिन लोग टैक्स नहीं देते, तो फिर हम टैक्सों की शरह बढ़ा देते हैं। तो इसलिए बिजली के नर्ख बढ़ाने के बावजूद हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, ये उन्होंने कहा जी। तो अगर नर्ख बढ़ाने के बाद बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि खराबी निज़ाम के अंदर है। और इससे भी अहम बात यह है कि इनका जो पहला बजट था जून 2022 में इसी हुकूमत का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3000 अरब रुपए की टैक्सों की चोरी हो रही है, हम इन 3000 अरब रुपए को वसूल करेंगे। अगर आप ये वसूल कर रहे तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF की शर्त नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हमारी मईशत है अशराफिया की मईशत। पॉलिसियाँ जो बनती हैं मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया, इनके गठजोड़ से। ये भी आपको याद होगा कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने तो कहा था कि हमने तो पाकिस्तान से कहा है कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें, आवाम को रिलीफ दें, लेकिन IMF ने और हमने मिलके GST को 17 से 18 कर दिया, पेट्रोलियम लीवी को 60 पे ले गए। तो ये तो एक गठजोड़ है, तो उनके खाते में हम क्यों डालें? ये तो बुनियादी बात है। तो डॉक्टर साहब, टैक्स कलेक्शन किस तरह से बेहतर होगी? पिछले कुछ अर्से में हमने देखा कि 5 सनतें ऐसी भी हैं जिनकी जानिब से 900 अरब का टैक्स चोरी किया गया। देखिए, टैक्स चोरी करने में हुकूमत की मुआवनत होती है, और मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि हुकूमत नहीं चाहती कि FBR की इस्लाह हो। FBR में जो लोग बैठे हजारों, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नाहल भी हैं और करप्ट भी हैं। दोबारा मैं कहता हूँ, नाहल भी हैं और करप्ट भी हैं। वो नहीं चाहते कि टैक्सों की वसूली बढ़े, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि गैर ज़रूरी लोगों को नोटिस दिए जाएं, और जब वो आके बात करें तो उनके साथ मामला तय कर लें। ये जो सोच है, और मैं देख रहा हूँ कि 25 वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ हुकूमतें और स्टेट बैंक ये कहते हैं कि टैक्स निज़ाम की इस्लाह की जाएगी, टैक्स मशीनरी की इस्लाह की जाएगी, लेकिन वो तो करते नहीं है। तो जब आप लोगों पर टैक्स लगाते भी नहीं, टैक्स चोरी करने भी देते हैं, और FBR को भी इस्लाह नहीं करते जी, तो फिर बेहतर कैसे होगा? इसलिए कि अशराफिया की मईशत है, और ये जब तक लोग हम नहीं समझेंगे। अभी देखिए IMF ने क्या कह दिया, अब तो हम शर्मा रहे हैं वो बात करते में भी। IMF ने ये कह दिया कि भाई आपके जो तबाही बर्बादी आई है उसमें आपके 2 वजीर खजाना और स्टेट बैंक शामिल है। आपको याद होगा कि मैंने आपके प्रोग्राम में 3-4 दफे कहा था, निकाल के देख लीजिए, कि 2022 में जो बोरान दानिस्ता लगाया गया था उसकी जिम्मेदारी आती थी शौकत तरीन के ऊपर जी, और उसकी जिम्मेदारी आती थी स्टेट बैंक के गवर्नर के ऊपर बाकर रजा, जिनको पुरस्कार तरीके से लाया गया था। अब सवाल ये है कि ये बात आज उन्होंने कह दी IMF ने, मगर आप निकाल के देखें, मैंने ये कहा था कि 2022 में जो दानिस्ता तबाह किया गया, पहले आपने डिस्काउंट रेट को गिराया, फिर अरबों रुपए के कर्जे दिए, उसकी वजह से बोरान आया जो आज तक चल रहा है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उसकी तहकीकात तो कर लें जरा सा, अगर नहीं करेंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी। इसलिए कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ कोई मामूली बात नहीं है। ये अगर आपको मैं एक दो फैक्ट्स बताऊं तो लोग सन्नाटे में आ जाएंगे।
शौकत तरीन ने ये कहा इसका तो मतलब ये है बेग साहब के डॉक्टर साहब के कोई मैनेजमेंट नहीं है सब्सिडेज के अलावा। मंसूबे की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को ज़राती मुल्क बनाने के लिए ये बात की गई, जो कि पाकिस्तान पहले से है, लेकिन फिर नाकिस हिकमत अमली, इसका मतलब फिर हर जगह ही है जिसने काम खराब किया हुआ? नहीं, नाकिस नहीं है। मैंने आपसे कहा कि नियत नहीं है। जब मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, दस्तावेजी सबूत है, ये गठजोड़ है। गठजोड़ है कि हमने ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाना है। आप ये देखिए 2022 में मईशत 6.1% गिरो किया हमने, लेकिन हमने मईशत को तबाह कर दिया। मालदार लोगों ने दौलत कमाई, 25 अरब डॉलर का हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया। 2023 में हमने 24 अरब डॉलर का इंपोर्ट कम कर दिया, मईशत को मनफी कर दिया। देखिए ताकतवर लोगों ने फिर दौलत कमा ली। इसका मतलब ये मईशत तबाह करें, मईशत को तरक्की दें। दौलतमंद लोग जो हैं वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, कौमी दौलत लूटने वाले फ़ायदा पहुंचाते हैं, टैक्स चोरी करने वाले फ़ायदा पहुंचाते हैं, हुंडी हवाले का कारोबार करने वाले फ़ायदा पहुंचाते हैं, बैंक फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। बैंकों ने 5 सालों में अपना मुनाफा 200 अरब से 700 अरब कर दिया। अब देखिए स्टेट बैंक की आप रिपोर्ट पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी आपके 4 बैंक जो हैं उनकी हालत ख़राब है, तो 2 तो हुकूमतें की हैं, शोबे की हैं, वो तो चलो निपट लेंगे, एक बिक चुकी है, अब एक बैंक रह गई है जिसको IMF कह रहा है वो शौकत तरीन की बैंक है, उन्होंने खुल के कह दिया, तो आप उसको जम कर दें, नेशनल बैंक में बात ख़त्म करें। ये रिपोर्ट पढ़ें, बड़ी संगीन बात वो कर रहे हैं। इसलिए कि लोग, आप देखिए कि पिछले बरसों में आप देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस कहाँ है, बैंक ऑफ अमेरिका कहाँ है, बार्कलेस बैंक कहाँ है, वो जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के कि ये कंट्री रिस्क है हमारे यहाँ। तो ये मिल गठजोड़ के नतीजे में जो ये तबाही बर्बादी आ रही है, अब ये जो आपने कर्जा लिया है इसके नतीजे में एक और तबाही बर्बादी आएगी। इसलिए कि अब 2024 में आप नया कर्जा लेंगे, आपको याद होगा मैंने कहा था, अब ये 9 महीने में क्या होगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये हुकूमत चली जाएगी, उसके बाद निगरान आएंगे, वो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब जो ये मुआहिदा हम देख रहे हैं IMF से, मुआहिदा हुकूमत ने अपने इख्तिताम पर किया है, तो जो निगरान हुकूमत आएगी, इलेक्शन कब होंगे, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेयकीनी है इस मामले पर। फिर एक मुकम्मल हुकूमत इस बात को कैसे यकीनी बनाएगी कि जो निगरान है या आने वाली जमहूरी हुकूमत है वो इस मुआहिदे की पासदारी करेगी? नहीं, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, ये हुकूमत चली जाएगी, निगरान हुकूमत जो है वो उसकी पासदारी करेगी, बिल्कुल करेगी। उसको क्या जरूरत है डिफॉल्ट करने की? इसलिए कि उनका काम है रोजमर्रा के मामलात करना। मसला कब आएगा? मसला आएगा जब दिसंबर में नई हुकूमत होगी, वो IMF के पास जाएगी कि जनाब मुझे बड़ी रकम का कर्जा चाहिए, और ये मैं आप पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। लेकिन उस वक्त वो कौम से क्या कहेंगे कि भाई मईशत तबाह है, मईशत तबाह बर्बाद है, हमने 9 महीने का कर्जा लिया इसलिए था कि अप्रैल 2024 तक ये चलेगा, दिसंबर 2023 में नई दरख्वास्त हम डालेंगे। अब आवाम से कहेंगे कि अब जो IMF की शराइत आएंगी वो फिर आपको तो कुर्बानी तो देनी होगी मुल्क को बचाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 दिसंबर में जब ये दरख्वास्त डालेंगे तो ये आवाम के ऊपर टैक्सों का बेतहाशा बोझ फिर डाला जाएगा, और रुपए की कदर अभी भी गिरेगी। मैं अब आज आपको बता रहा हूँ, रुपए की कदर अभी भी गिरेगी, आने वाले हफ्तों में गिरेगी, आपकी तिजारत खसारा आने वालों में गिरेगा, इसलिए कि हम इस्लाह नहीं कर रहे हैं। हम इस हुकूमत की जो कामयाबी है वो ये है कि इन्होंने ये यकीनी बना लिया है कि दिसंबर तक, जब तक अगली हुकूमत आए, ये हम डिफॉल्ट ना करें। और इसमें चीन की भी मदद शामिल है, अमेरिका भी चाहता है कि अभी हम डिफॉल्ट ना करें, क्योंकि आइंदा वो बड़ी रकम का कर्जा देके मजीद ऐसा घेरना चाहता है कि फिर खुदा न खास्ता अगर डिफॉल्ट करें तो फिर चाइना भी मदद ना कर सके, और डिफॉल्ट जब भी करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से करेंगे। तो ये रास्ता उस तरफ जा रहा है। मैं वाज़ेह तौर पर आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि क्या मंजरनामा हमारे मुल्क का खुदा न खास्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे गोल टेस्ट के हवाले से, जहां कामयाबी समेटने के बाद आज कौमी शाहीन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सामने आएंगे, और उम्मीद यही है कि टीम पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में भी कामयाबी हासिल करेगी। इस टेस्ट पर हम मजीद भी बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान टीम का जो आज का गेम प्लान है वो क्या होगा। उधर इमर्जिंग एशिया कप वर्ल्ड कप
तो बात करें तो उसमें पाकिस्तान फतेहयाब हो चुका है। पहले एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे का सामना करना है, और उधर भारत के शहर अहमदाबाद में होटलों की बुकिंग अभी से ही खत्म हो चुकी है, और अब ये खबरें आ रही हैं कि लोग होटल्स की बजाय अस्पतालों के कमरों का पूछ रहे हैं कि अगर वो खाली हैं तो वो वहाँ पर स्टे कर लें। तो पाक भारत मैच यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा बुखार है, और उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी है वो सिर्फ क्रिकेट ही देख रही होती है। इसके अलावा पाकिस्तान जूनियर स्क्वॉश की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आलमी चैंपियन बना है। इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, सबसे पहले टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगा। मोराल तो टीम का बुलंद होगा। कैसा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और किस टीम का पलड़ा भारी हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा मुल्क और खास करके जो अवाम है कि कल जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म की है। सेकेंडली टेस्ट मैच आपको पता है पाकिस्तान ने सॉरी पहला जो टेस्ट मैच था पाकिस्तान का वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच था। पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाई। आपको पता है जब टेस्ट मैचेस स्टार्ट हो रहे थे तो बार बार बात हो रही थी कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो है वो कबले, अगर मैं श्रीलंका से कंपेयर करूँ तो कबले कमज़ोर नज़र आपको आती है, लेकिन एक टोटली आपको टीम डिफरेंट नज़र आ रही थी। चेलअप यूनिट आपको नज़र आया। साउथ शकील की आप बात करें, बैक टू बैक परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा आगा सलमान के साथ जो परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाई, सिर्फ ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा सा मुझे था कि एड्रेस पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है कि ओपनिंग में थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ, क्योंकि वो उनके पास भी रिकॉर्ड आपको पता है बड़ा अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी जब वो पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने आए थे, लेकिन इनकंसिस्टेंसी रही है बीच के अंदर के रेगुलर इंटरवल्स पे परफॉर्म नहीं करते हुए, तो उसको थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। दूसरा टेस्ट मैच है, इंपॉर्टेंट जरूर होगा, लेकिन आप आसान श्रीलंका को ले नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर वही होता है कि टेस्ट मैच में भी आपको पता है 2-3 अच्छी पार्टनरशिप लग जाए तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं, क्योंकि आपने पिछले मैच में भी एक चीज देखी थी, आप जीते हुए थे। ऑब्वियसली आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते, लेकिन एक चीज आपको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप दूसरी इनिंग्स में नीचे लगी हुई थी, अंडर प्रेशर आपको नजर आई है जब हम जल्दी लड़के आउट हुए हैं। तो ये एक हिस्ट्री पाकिस्तान की रही है जो तीसरी और चौथी इनिंग्स होती है वहां पर। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2-3 पार्टनरशिप रिक्वायर्ड ऑब्वियसली हैं टेस्ट मैच में, एक सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर हम नहीं वो कर सकते कि उसकी ही जिम्मेदारी है। जिस तरह से एक ही खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर बड़ा स्कोर बनता है। तो हमारे खिलाड़ियों में आप देख रहे हैं किसी टेस्ट बैट्समैन की अभी कमी महसूस हो रही है आपको? देखिए मुझे याद है कि आपको पता है जब लड़के पुराने हो जाते हैं, जो सीनियर कैंपेनर्स होते हैं, ऑब्वियसली उनकी आपको कमी महसूस होती है सीनियर्स की, लेकिन आपको याद हो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, हमारी बड़ी गलती होती है कि हम कंपेयर करना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं आगा सलमान और साउथ शकील को कि जी हमारे पास यूनुस भाई और मिसबा की जो सी है वो एक ऑल्टरनेट हमारे पास यहाँ पर नजर आ गया। नहीं यार, दे वो लेजेंड्स, इतना आसान नहीं होता लेजेंड्स को कंपेयर करना, लेकिन ये कि जो मिडिल ऑर्डर की स्पेसिफिकली आपकी कमी थी कुछ बहुत हद तक इन लड़कों ने पूरी की, आगा सलमान और साउथ शकील ने, क्योंकि आपको उन नंबर्स के ऊपर ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कि कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स भी आपके लिए खेले, और उन बैट्समैन भी आपको चाहिए जो कि अगर आपको बेसबॉल क्रिकेट जो कि आजकल फेमस है इंग्लैंड की, आपको पता है कि आपको क्विक रन्स करने पड़े तो आपको वैसे बैट्समैन भी मौजूद हैं आगा सलमान की शक्ल में। तो एक अच्छी चीज यहाँ पर है कि आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा लग रहा है। जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है इमाम आपको पता उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक की मैंने बात की कि उनको थोड़ा सा जेन में रखना है कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए ओपन कर रहा हूं तो मेरी इनिंग्स क्या इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो बॉलिंग यूनिट है, पेस बैटरी आपकी बहुत जबरदस्त है। जो स्पिन बॉलिंग यूनिट है इब्रार, क्योंकि आपको पता है नए हैं अभी टीम में, क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए अभी तो एक ही, क्योंकि आपको पता है बहुत कम टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, मैजिशियन है, लेकिन इब्रार का एक इशू है कि इब्रार को जेन में रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर अपना स्ट्राइक करने के लिए मैंने इकोनॉमी रेट तो अपना मेंटेन किया हुआ, लेकिन मुझे इंटरवल्स पे विकेट्स लेनी पड़ेंगी। नोमान, क्योंकि आपको पता है पिछले मैच में ऑफ कलर आपको नजर आए थे, फॉर्म में नजर नहीं है, तो ये चीजें हैं छोटी मोटी जो पाकिस्तान टीम को देखनी पड़ेगी। ठीक है अवैस, अब पाकिस्तान जो एशिया कप इमर्जिंग कप हुआ है उस पर अगर बात करें, पाकिस्तानी टीम ने बड़ी कमाल परफॉर्मेंस की है, चैंपियंस ट्रॉफी की हमें याद दिला दी एक दफा फिर से, लेकिन बॉर्डर पर यही कहा जा रहा है कि हमने तो बच्चे भेजे थे खेलने के लिए। देखें, बच्चे भेजियो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, चाहे आप नॉन टेस्ट नेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आप बच्चे नहीं होते, आप प्रॉपर एक तरीकेकार से आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो भी कर लो आप मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, आपके बेस्ट जो से प्लेइंग जो स्क्वाड है वो आपको रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को, चाहे वो ए स्क्वाड हो चाहे अंडर 19 लेवल पे क्यों ना हो। ये फर्स्ट क्लास ऑब्वियसली होती है, इसमें भी आपका ए स्क्वाड रिप्रेजेंट जो तगड़ा स्क्वाड करता है। रहा सवाल देखिए एक्सपीरियंस का, आपको पता है लड़के पाकिस्तान के कुछ मुझे भी पता है कि पाकिस्तान खेले में उनको एक्सपीरियंस है पाकिस्तान नेशनल टीम में खेलने का, लेकिन एक अच्छी चीज मुझे ये लगी थी कि बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तान ए के टूर्स वापस स्टार्ट नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन का भी आपने देखा, फिर 23
जो कल टूर्नामेंट खेला गया उसके अंदर अगर बात करें सीनियर कैंपेनर्स की, तो कल फाइनल से हारे इंडिया वाले, तो इनको ये भी दिमाग में रखनी चाहिए बात कि आपने ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान को हराया था, तब भी हमारे लड़के पाकिस्तान बहुत से लड़के रिप्रेजेंट कर चुके थे। तो क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, और खास करके परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त रही है और इस चीज पे इंडिया को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आपके बैट्समैन तैयब ताहिर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा आपके जो बॉलर हैं जिनका कश्मीर से ताल्लुक है, अपना चाइना में जो बॉलर, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे अच्छी यहाँ पर लगी कि जो एशिया कप, क्योंकि आपको पता है इस दफा 3 ट्रॉफीज जो उनकी खेली जानी है, अंडर 23 एशिया कप पाकिस्तान आ चुका है। दुआ करें अल्लाह की ज़ात के दोनों जो दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसकी भी ट्रॉफी पाकिस्तान लेके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, साथ ही जिक्र करना चाहूँगा मैं स्कॉश का। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा क्रिकेट के मैदान से भी, स्कॉश से भी। पाकिस्तान ने जो स्कॉश का जूनियर वर्ल्ड कप है वो 37 साल बाद जीता है। बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए इतने लंबे अरसे बाद। तो कुछ तारीफ जो है वो स्कॉश फेडरेशन की भी बनती है, हमजा खान की भी बनती है। देखिए, हमजा के लिए मैं कहता हूं कि जितनी एप्रिसिएशन हो शायद कम है, क्योंकि आप देखें, आप जैसे खुद भी इंट्रो में कह रहे हैं 37 साल के बाद स्कॉश चैंपियनशिप, जिसमें पाकिस्तान आपको पता है दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुका है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को जानती थी स्कॉश की वजह से, आपके जो ग्रेड्स गुजरे हैं। उसके बाद जिस तरीके से डाउनफॉल आया, आपको बिल्कुल लगता था कि स्पोर्ट्स खत्म हो चुकी है स्कॉश पाकिस्तान में, लेकिन कल एक स्पार्क आपको नजर आया फिर से हमजा की शक्ल में। और जिस तरीके से उस लड़के ने कल परफॉर्म किया, इजिप्ट के अंदर जाके वर्ल्ड चैंपियन बनना, और वही याद आपकी ताज़ा वापस करना जो कि पाकिस्तान स्कॉश में जाना चाहता है, जिसमें फेडरेशन को, खास करके मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने, आपको पता है स्कॉश में बहुत ज़्यादा कोशिश है पाकिस्तान एयरफोर्स की कि टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके उन लड़कों को लेके आया जाए जो कि यंग प्लेयर्स हैं, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेट है, फिर वही बात है कि चाहे स्कॉश की बात करें, चाहे वो टेकन वाला आपने देखा होगा, चाहे आप बात करें माउंटेनियरिंग की दुनिया की बात करें, ये वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें शायद के इसमें पक्की बात है कि आपकी जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो कि बड़े जायंट्स बिजनेस बैठे हैं, उनका काम बनता है कि स्पॉन्सरशिप दें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो इतनी स्क्वीज हो चुकी हुई है कि स्पॉन्सरशिप आती नहीं। टीवी के ऊपर जब तक कोई चीज आती है, खबरों में आई है, तो लोगों को पता है कि स्कॉश में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन वापस बना है। वरना आपको पता है कि अगर मीडिया का दौर इतना स्ट्रांग ना हो तो शायद ये चीज आएगी नहीं। यहाँ पर सोशल मीडिया के बदौलत आपको पता है जितनी यहाँ पर अपना हाइप लेकिन एक बहुत बड़ी नाकामी रही पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन के लिए कि 37 साल लगे हमें ट्रॉफी वापस लाने में। हमारे पास 2 बहुत बड़े नाम मौजूद थे, क्या उनकी खिदमत कभी नहीं ली गई? क्यों इन चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते रहे? देखिए, खिदमत की कहीं ना कहीं जब बात आप कर रहे हैं ना, तो 1-2 चीज़ें यहाँ पर आती हैं। हम भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जी अपना, अगर क्रिकेट की मैं बात करूँ जी, यूनुस खान अंडर 19 या शोएब अख्तर अंडर 19 के साथ काम क्यों नहीं करते? वो एक ग्रूमिंग स्टेज होती है, ऑब्वियसली स्कॉश में भी ग्रूमिंग स्टेज होती है जहाँ पर जूनियर लेवल से बच्चा एक जो सा वो ग्रूम करता है इंटरनेशनल लेवल के। लेकिन जो इशू आता है वो ये आता है, देखें वो बड़े नाम हैं, लेजेंड्स रहे हैं दुनिया के, तो फिर आप उनको पे बैक भी करना होता है। जब आप पे बैक नहीं करते, जब आप उनको वो चीज़ नहीं दिलाओगे जो कि उनकी अमाउंट, जो फी है, तो ऑब्वियसली फिर वो हटते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है हमें तो जरूरत नहीं इस चीज़ की। लेकिन मैं खुद इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि स्कॉश जैसी चीज़ के ऊपर जब आपके लेजेंड्स मौजूद है, दुनिया उनसे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान को 2 बड़ी कामयाबियाँ खेल के मैदान से कल मिली हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से खबर है, जहां पर एक बड़े स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है, जिसमें यूनिवर्सिटी के जो आला अहदेदार हैं उनके मुलविस होने के बारे में भी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से मुबैना तौर पर मंशियात, 2 मोबाइल फ़ोन से जो यूनिवर्सिटीज़ के एहलकार हैं और तलबा हैं उनकी मुतअद्दिद काबिल एतराज़ वीडियोज़ भी बरामद की हैं। FIR में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि मुलजिम के पास मौजूद 2 मोबाइल सेट्स में मुतअद्दिद काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं, ख़वातीन की तस्वीर भी मौजूद हैं। और रिपोर्ट में मज़ीद ये कहा गया है कि मुलजिम ने आइस के इस्तेमाल और फ़रोख्त का एतराफ़ भी किया है। बहावलपुर पुलिस का ये भी दावा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक अहलकार के मोबाइल फ़ोन से लड़कियों की कम अज़ कम 400 फहश वीडियोस और तस्वीर भी बरामद हुई हैं, जिनकी फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जाएगी। तो दूसरी जानिब अभी तक यूनिवर्सिटी इंतजामिया की अगर बात करें तो उन्होंने इन तमाम बातों को इल्ज़ामात करार दिया है, लेकिन कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ देने से अभी भी वो गुरेज करते दिखाई दे रहे हैं। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा ही हसास मामला है ये। पहले तो हम जानना चाहेंगे पुलिस का मौक़िफ़ इस स्कैंडल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पुलिस ने जो एक्ट किया है वो बिल्कुल एविडेंस के साथ किया है। इसमें हमारा ना तो यूनिवर्सिटी टारगेट है और ना कोई ऐसा स्पेसिफिक है, वो मादरे इल्मी है और हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उससे मुतलका जो बंदा जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी। और ये जो भी हमने इकदाम किया है बिल्कुल कानून के मुताबिक किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अब्बास साहब अभी तक कितने अफराद गिरफ्तार हुए हैं, उन पर कौन सी दफात लगाई गई हैं और साथ ही साथ वो लोग यूनिवर्सिटी में किन ओहदों पर काम कर रहे हैं? हुआ था उसका नाम प्रोफेसर अबू बकर था, उनसे भी आइस बरामद हुई थी और वो उसके यूनिवर्सिटी के ट्रेजर भी हैं। और ये जो दूसरे इजाज हुसैन साहब गिरफ्तार हुए हैं ये वहाँ पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। इनके नीचे जो हायरार्की है वो तकरीबन 400 लोग हैं जो इनकी अंडर सिक्योरिटी में काम करते हैं। तीसरा उनका ट्रांसपोर्ट इंचार्ज गिरफ्तार हुआ है जो अपनी गाड़ियों के जरिए जब लोग बाहर ड्राइवर आते थे, लोग आते थे तो वो ये चीजें लेकर जाता था। तो ये 3 आदमी यूनिवर्सिटी के मुतलका सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं और वो जिनमें से 2 रिमांड पर हैं। ठीक है, तो अब्बास साहब अभी पुलिस को भी इस मामले की हसासियत का यकीनी तौर पर अंदाजा है? क्या ये कोई मुनज़्ज़िम गिरोह है जो वीडियोस का रिकॉर्ड रख रहा है या इसको ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? ये भी मामला लग रहा है। देखें, चूंकि वो जितनी भी उसके हवाले से चीजें थी वो हमने फोरेंसिक के लिए भिजवाई हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उस पर बात कर सकेंगे। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से क्यों ये कहा जा रहा है कि ये उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो इसको निगेट करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें IG साहब को रिक्वेस्ट की थी VC साहब ने कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्या कर दी जाए, तो उनकी हदायत पर RPO साहब ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी तश्कील दे दी है जी। तो फिलहाल तो जो भी पुलिस ने एक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक किया है। बाकी कमेटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके जो नतीजे आ जाएंगे वो सबके सामने होंगे। ठीक है, तो अब्बास साहब अभी जिस तरह से ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो तालिबात वहाँ पर पढ़ रही हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई थी तो इतनी आसानी से खबर मीडिया पर किस तरह से आ गई? और क्योंकि अभी तो किसी को नहीं पता कि मुतासरा कौन है, तो सभी एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे। आप ये समझते हैं वहाँ पर जो तालिबात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है? देखें, इसमें वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, सब के लिए है कि ये जब वो मादरे इल्मी में आती हैं तो वो उनकी अपनी बच्चियां हैं, तो उनको अपनी बच्ची समझ के उनकी निगरानी वो की तरफ से जो उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एक पास भेजी हैं ताकि उनका ख्याल करें। तो ऐसा ना तो हमारे पास कोई ऐसी चीजें हम ना तो मंजरे आम पर लाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चियों का मुस्तकबिल खराब हो जाए। ठीक है, और यही कहा जा रहा है कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके टीचर इसमें शामिल हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, तमाम तो किसी जगह भी पे नहीं हो सकता कि तमाम डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ चीजों में आए हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट अभी तक हमने शहादत इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे पास अभी पूरी एविडेंसेस नहीं आई। और बहुत बार हम ये देखते आए हैं कि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर इस किस्म के स्कैंडल्स बहुत बार सामने आए हैं, लेकिन उस पर फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, मुलजिमान को कोई करार वाकई सज़ा नहीं मिलती। इस तरह के जितने भी स्कैंडल सामने आते हैं वो एंड पर फिर दबा दिए जाते हैं, कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाती है। दरअसल ऐसा मामला तो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया या उनके अंदर का मामला है कि अगर कुछ स्कैंडल आए या दबा दिया जाए तो हमने तो इनिशिएटिव लेकर उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई कर दी है। ठीक है, अब ये केस को अदालत ने देखना, जो भी फैसला करेगी। ठीक है अरबाज साहब, अब जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया है वो इन सब बातों को आप लोगों के इल्जामात ही करार दे रही है कि पुलिस ये सब इल्जाम लगा रही है, तो ये सब कुछ अचानक आपके हाथ लगा है या फिर कोई मुखबरी का नतीजा था? इस पर प्रॉपर आपकी जानिब से पहले काम किया जा रहा था इस पर? नहीं, ये रिलायबल रिसोर्सेज से पता चला था कि ये लोग सारा कुछ कर रहे हैं, उसी पर ही हमने एक्ट किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, और बहुत हसास ये मामला है जिस तरह से स्कैंडल
मंजर आम पर आया है। पुलिस का मौक़िफ़ भी हमने जान लिया है। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे कि क्या ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह है या ब्लैकमेलिंग की जा रही है। वजाहत ने हमें ज्वाइन किया। वजाहत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इत्तलात हैं? अभी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया निगेट करती दिखाई दे रही है। वो ये कह रही है कि पुलिस जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है। पुलिस का ये कहना है कि उनके पास एविडेंसेस मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के PRO हैं शहजाद खालिद बेटे, उनसे मुतअद्दिद बार बात हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो इल्ज़ामात हैं इनकी तरदीद की। उन्होंने कहा इस तरह की कोई भी हमारे जो मुलाजमीन है मनशियात या इसमें मुलविस नहीं है। पुलिस हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। जबकि जो वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने भी IG पंजाब को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो मुलाजमीन है इनके खिलाफ पुलिस इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन जो पुलिस बहावलपुर पुलिस जो नजर आ रही है हमें मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करती है। जिला बहावलपुर में अब तक जो इत्तलात हैं बहावलपुर में 148 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं मनशियात के। सबसे पहले मैं इसकी हकीकत से आपको आगाह करता चलूं, जो बहावलपुर में सबसे पहला वाक़या जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अबू बकर हैं उनसे मनशियात बरामद होती है। उसके बाद ये एक पे दर पे सिलसिला शुरू हुआ था इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन के खिलाफ। मुलाजिमीन जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी के वो बड़ी तादाद में आए, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में पाए जाते हैं। इसके बाद अबू बकर की गिरफ्तार होने के बाद जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे उनको रोका जाता है। एक बगदाद रोड है, उस रोड पे, तो उनसे जब तलाशी ली जाती है उनके साथ एक खातून भी मौजूद होती हैं। उनसे तकरीबन आइस भी बरामद होती है। आइस बरामद होने के बाद उनसे जिनसी अद्वियात भी बरामद की जाती हैं। जिनसी अद्वियात बरामद होने के बाद जब उनकी मुकम्मल तलाशी ली जाती है उनसे मोबाइल फ़ोन लिया जाता है। मोबाइल फ़ोन में बड़ी तादाद में नाज़िबा वीडियोज़, इसके साथ साथ तस्वीर वो भी मौजूद होती हैं। जब ये सारा सिलसिला शुरू होता है तो पुलिस इनको गिरफ्तार करके थाना बगदाद के हवालात में जाती है और वहाँ पर मुकदमा दर्ज करती है। तो मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए जब उन्होंने मुख्तलिफ लोग हैं उनके नाम शामिल होने शुरू होते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट चीफ इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं अल्ताफ, वो भी पुलिस गिरफ्तार होते हैं। उनसे भी बड़ी तादाद में मनशियात बरामद होती है और ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, वो तमाम इस बातों को मानने से इनकारी हैं कि पुलिस हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करी है। लेकिन जो हमारे इत्तलात हैं उनके मुताबिक पुलिस बिल्कुल 100% के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल सही कार्रवाई कर रही है। जो मुलाजमीन शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब जो बहावलपुर के लोग हैं, बहावलपुर के शहरी हैं, जबकि तलबा तालिबात उनमें भी बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती है। जबकि सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ लोगों ने एहतजाज की कॉल भी आज दे रखी है कि बहावलपुर के इस्लामी यूनिवर्सिटी चौक पर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं जो इन नाज़िब हरकत में मौजूद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सजा की जाती है। लेकिन अभी तक जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं इन तमाम बातों को मानने से इनकारी हैं। जबकि बहावलपुर पुलिस की मैं जितनी भी तारीफ करता चलूँ, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। जो मुलाजमीन हैं, जो मनशियात के खिलाफ लोग शामिल हैं, जो मनशियात इस्तेमाल करने के खिलाफ बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और बहावलपुर जो DPO बहावलपुर है सईद अब्बास, उनसे भी मेरी बात है, उन्होंने कहा कि बहावलपुर शहर में मनशियात का मुकम्मल खात्मा करके ठीक है। लेकिन वजूहात क्या सामने आ रही हैं? यूनिवर्सिटी इंतजामिया फिर ये बात क्यों कर रही है कि उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? पुलिस को ऐसी क्या जरूरत है? हाँ जी, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के PRO शहजाद खालिद, वो अभी तक इन तमाम बातों को मानने से इनकारी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने PRO ने हमेशा डिफेंड करना होता है अपने जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है। उन्होंने अपने डिफेंड ही करना है हमेशा इस्लामी यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो किसी भी किस्म से मान ही नहीं रहे बिल्कुल किसी के इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन इसमें शामिल। लेकिन पुलिस ने 100% सही कार्रवाई की, उनसे मनशियात बरामद होती है, सब कुछ तस्वीरें नाज़िबा तस्वीर भी बरामद होती है। इसके साथ साथ तमाम चीज़ें बरामद होने के बाद पुलिस जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन है, जो PRO और इसी तमाम बातों से मानने से इनकारी हो जाते हैं। जबकि वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी तकरीबन एक दिन पहले कुछ एक सामने आया, उन्होंने बताया कि पुलिस हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करी है। मैंने IG पंजाब को भी लेटर लिखी है कि हमारे खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी भी की जाए। और उन्होंने जो इनके लोग हैं वो कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी करने के बाद तमाम लोगों के मंजर आम पर लाए। बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बहावलपुर से वजाहत हमें अपडेट कर रहे थे। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी सेहत से मुताल्लिक, क्योंकि आज का जो जदीद दौर है, पुरआसाइश दौर है, उसमें हमने ख़ुद के साथ साथ जो अपनी मसरूफियात हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बदल दिया है। ऐसे बहुत से बेशुमार काम हैं जिन्हें करने के लिए लंबा वक्त दरकार होता था, अब उसे चंद घंटों में ही मुकम्मल कर लिया जाता है।
और इस तरह जो जिस्मानी वर्जिश है जो कि पहले बआसानी हो जाया करती थी, अब हम देखते हैं कि मसरूफियत के बाइस उसे पूरा करने के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं होता। यानी कि जितनी आसानी हमें डे बाय डे मैसर होती जा रही है, हम उतने ही सुस्त होते जा रहे हैं। और यही जो वजूहात हैं, ये जो आर्जी वजूहात होती हैं, इसी की बिना पर हमें या फिर हमारे अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो कमर के दर्द की शिकायत जिन्हें रहती है, ज़्यादातर कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। तो कमर का जो दर्द है बाज़ औक़ात इतना शदीद हो जाता है कि ये हमारे आसाबी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचाता है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 85% लोग इस दर्द से दो चार होते हैं। सर दर्द के बाद ये दूसरा बड़ा मसला है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे मोस्ट फेवरेट डॉक्टर उमर आदिल साहब ने। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दर्द जो कमर दर्द है उसकी रेशो अब इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, उसकी क्या वजूहात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि डे बाय डे एक रेशो ये क्यों बढ़ता जा रहा है कमर दर्द का? अनवर, आपने बड़ी मुनासिब बात की। अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी सी तमहीद बात जी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे तो एक तो नियो का सुबह का मॉर्निंग शो बेइंतहा मेरे दिल के करीब है। उसकी बात एक छोटी सी ओनरशिप भी है। दूसरी बात यह है कि आई थिंक अनवर खावर इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट पॉसिबल। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये इससे भी बड़े एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। बाहर तौर किस्सा सब ये है कि आज आपने मुझे बुलाया है कमर दर्द के लिए। एक मिनट के लिए सिर्फ मैं दिल के दर्द की बात कर लूँ पहले। और दिल का दर्द यूँ है कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आप मेरे फेवरेट होस्ट हैं और मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो आपका है, तो मैं इसे देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले ख़वातीन हज़ार जहाँ पे एक सेगमेंट चल रहा था जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर एक बहुत बड़े स्कैंडल का जिक्र है। चार बातें कहना चाहता हूँ जल्दी हेडलाइंस के तौर पे। नंबर 1, पिछले 48 घंटे के अंदर पंजाब की यूनिवर्सिटियों के अहलकार और असातिज़ा के फ़ोन से जितनी चीज़ें डिलीट हुई हैं, अगर उनकी तादाद आपको पता चल जाए तो आप हैरान रह जाएं। सबके फोनों ने अब झाड़ू फेर दिया है। इट इज नॉट जस्ट इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इट इज एवरी यूनिवर्सिटी इन पंजाब। वेक अप, एवरी यूनिवर्सिटी इन पंजाब जहां पाकिस्तान की तालिबात पढ़ने जाती हैं, जहां पे गंदे वीडियोस नहीं, जहां पे हर मकरूह काम होता है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोग ना बच बच के आजकल करते हैं। आपकी खबर बेखबर हो चुकी है। ये मेरा दूसरा टैगलाइन है। हमारी खबरें आजकल बेखबर है, इसलिए कि बेखबरी का ये आलम है भैया। बोल के मैं आपको सिर्फ एक बता दूं, इसके पीछे सिर्फ ये कोई एक फ्रीक नहीं है, एक सेक्स मैनियक नहीं है। ये तमाम तालिबात और असातिज़ा और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जीपीए बढ़ाने का किस्सा है, पास होने का किस्सा है, बिल्कुल स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने का किस्सा है। आई समझ आपको मेरी बात की? बिल्कुल। मैं बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। परसों तरसों मेरे पास एक साहब आए और बहुत दुखी थे, मुझे दिखाने के लिए आए कि कमर में बड़ी दर्द है। मैंने कहा आपको तो कोई दुख लगा हुआ है, कमर में दर्द नहीं है आपके, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। कहने लगे डॉक्टर साहब यकीन कीजिए, एक लड़की के साथ 3 साल से डेट कर रहा था। मैंने उसकी एक वीडियो देखी उसके टीचर के साथ। मैंने उस लड़की को कहा कि तुम बेवफा निकली, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। सुनिए, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा दिल करता है लड़की और लड़के का नाम भी बताऊं, मगर रहने दीजिए। हर लड़की हर लड़के का नाम हो सकता है। अनवार उसने एक लड़की को जब कन्फ्रंट किया, उसने कहा मैं क्या करती, तुम्हें पता है कि मैं लाला मूसा से आई हुई हूँ और स्कॉलरशिप पे आई हुई हूँ। मेरे सर कह रहे थे कि अगर ये कुछ नहीं होगा तो तुम्हें तो मार्क्स ही नहीं अच्छे मिलेंगे। ये है इस वक्त ये हमारे की सूरत। ख़वातीन हज़रात जागिए, वज़ीर तालीम मर जाए अल्लाह करके ये सब कुछ देखकर, और यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया भी सोचे कि हम कहबा खाने चला रहे हैं, हम दर्सगाहें नहीं चला रहे। अब आइए कमर दर्द। अब आते हैं कमर दर्द। अब देखिए मेरी तबीयत थोड़ी सी हल्की हो गई, खुदा के लिए आपने गुबार निकाल लिया अपना। सर गुबार निकालने की जगह कोई रह गई है पाकिस्तानियों के लिए? अब जब दिल में गुबार जमा होता रहता है तो एक बात याद रखना, जो चीजें इफेक्ट होती हैं, आपने अभी प्रियम्बल में कहा कि सर दर्द और कमर दर्द 2 कॉमन तरीन चीजें हैं। हजूर वाला, आपको मैं फोक विजडम की तरफ लेके चलता हूँ। हम हमेशा कह रहे थे फलां की मौत ने उसके बाप की कमर तोड़ दी, कारोबार के दिवालिया ने उसकी कमर तोड़ दी। कहने का मतलब यह है कि मेंटल स्टेट, डिप्रेशन, ग्रीफ, लॉस, हर चीज का असर कमर पे होता है। एक तो बात ये समझिए, हमारे मुआशरे में, आपने फिर आपका सवाल की तरफ आता हूं कि बढ़ क्यों रहा है बहुत ज्यादा। बढ़ इसलिए रहा है कि कहीं पे भी कोई आपको बैक सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। हम लोग तमाम, मैं पाकिस्तानी नौजवान की बात करूं, बहुत सारे नौजवानों से मेरा ताल्लुक रहता है। नौजवान पढ़ाई की तरफ कोई मुतवज्जो नहीं है, कोई मुतवज्जो नहीं है। वैसे यकीन कीजिए गंदी वीडियोस उनकी भी हैं, फिक्र ना कीजिए। अभी आप तालबात थे, खैर
किस्सा ये है कि हर नौजवान जिम में वक्त गुजार रहा है, और जिम कहाँ पे है? उसकी गली में बना हुआ या उसके मोहल्ले में बना हुआ, तमाम अनट्रेन्ड, बिल्कुल अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड बाय क्वैक्स। हजूर वाला वहां पे वेट उठा रहे हैं, लड़का ये समझता है जिड्डा बड्डा मेरा डॉला उन्हें पैसे आने ने। हजूर वाला नहीं, अगर सिर्फ पट्ठों को बेचकर इंसान रोजी कमा सकता तो शायद बहुत लोगों की रोजी लग जाती। वो लड़के अपने टीन से शुरू होते हैं, गलत तरीन वो सारी डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे बाकी चीज़ें भी खराब हो रही हैं, लेकिन ये बार बार जो वेट ट्रेनिंग है ये उनकी नौजवान हड्डियों के ऊपर, खासतौर पे रीढ़ की हड्डियों पे बहुत बुरी तरह इंजरी कॉज करती हैं, एंड दे सेट द सीड फॉर दैट। हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो बाकी जो काम कर रही हैं वो तो आपके सामने, लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि वो इस वक्त बिल्कुल खाना पीना छोड़ चुकी हुई हैं, वो दूध को हाथ नहीं लगाती, इसलिए वो समझती हैं जितनी दुबली, साइज 0 इज नॉट रैम्पेंट एट द मोमेंट, साइज -5 आई समझ मेरी बात जी। और साइज -5 की हड्डियों के अंदर किसी किस्म की कोई कैल्शियम या ताकत नहीं होती। ये वो लड़कियां हैं जो डूइंग इट इन देयर टीन्स, बाय द टाइम दे गेट मैरिड they're expected to produce children। और पाकिस्तानी लड़की कितनी भी पहले अरमानों की ताजमहल ना बनाए हो, एक ही चीज बनती है, बाद में अपना मकबरा बनाती है। मैं अरमानों का ताजमहल क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अरमानों के ताजमहल में जो मलिका दफन है अर्जुमंद बानो बिलमारूफ मुमताज महल, she had 14 pregnancies and she died in the 14th delivery because of a ruptured uterus। तो खुदा के लिए मैं इसलिए अरमानों का ताजमहल बना, ये तारीखी तौर पे भी सही है और तिब्बी तौर पे भी सही है। तो क्या ऐसी स्टेज आती है कि फिर जो कमर दर्द है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है? मेरी जान, पता है कमर दर्द अक्सर हमारे मुआशरे में कैसे नजर आती है? एक्यूट लो बैक पेन। एक्यूट लो बैक पेन है कि हमारे घर पानी बड़ी मुश्किल से आता है, मैंने सुबह नहा के जाना था, मैंने सुबह बाल्टी उठाई है डॉक्टर साहब, वो बाल्टी उठाते ही एकदम डॉक्टर साहब पीछे कोई आवाज आई है और उस पर त्राटें पड़ी है मेरी कमर में। दिस इज एक्यूट लो बैक पेन। ये बड़ी कॉमन है, ये बिल्कुल सेहतमंद लोगों को होती है। Try to recognize this। Acute low back pain होती इसलिए है कि हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जिसे आप चुक कहते हैं, उसके दो हिस्से हैं, एक अंदर जेली है जिसका नाम न्यूक्लियस पल्पोसिस है, और उसके गिर्द एक बहुत बड़ी एक फाइब्रस रिंग है जो कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। आपका एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर हो जाता है, उसमें से डिस्क की पल्प बाहर निकले या ना निकले, मगर वो एक्यूट लो बैक पेन करती है। हमारे बैक के मसल्स एकदम स्पेज़म में चले जाते हैं, स्पेज़म में चले जाते हैं तो आप यूं करके पिट्ठू पट्ठा बन जाते हैं और आपसे उठा नहीं जाता, हिला नहीं जाता। ये दर्द अमूमन चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाता है। आप इसके लिए पेन किलर्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। दूसरी तकलीफ हमें बहुत ज्यादा है, वो है क्रॉनिक लो बैक पेन। क्रॉनिक लो बैक पेन उन लोगों को होती है जिनका पोस्चर खराब हो, जिनका काम ऐसा हो जिसके अंदर उनको बहुत देर तक बैठना या खड़ा होना पड़ता है। हम बहुत सारे लोगों के मसाइल का जिक्र करते हैं, टेलीविजन वालों से मेरा गिला यह है कि वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते। यकीन कीजिए मेरे सामने एक नौजवान इंतहाई हेल्दी, खुदा ताला जिंदगी सेहत दे बैठा हुआ है। अब इसके अंदर आपके अंदर एज ए होस्ट मैं बता रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली यू, बिकॉज यू have to sit for about 2.5 hours every morning, and you have to keep an erect posture, and the chairs are not the most comfortable of chairs, by the way, so you will develop chronic back pain because the muscles and the ligaments and the other structures of your back will become strained। वो जब strain होंगे तो उनके अंदर minor injuries होंगी, वो minor injuries continuously एक लो बढ़ती जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम ये भी जानने की कोशिश करें कमर दर्द किस तरह से होता है, जिस तरह से मेरे भी पॉस्चर के हवाले से वो बात कर रहे हैं। तो अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनसे जानेंगे कि अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कमर दर्द के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब हम बात कर रहे थे कि क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग पेन किलर्स पर चले जाते हैं, इंजेक्शन लगवाने में चले जाते हैं। कोई भी थोड़ी सी भी अगर दर्द निकल आती है उसको अच्छे तरीके से रेक्टिफाई कैसे किया जाए? देखिए, अगर थोड़ी सी दर्द है तो फिर पेन किलर खाने पर चंद दिनों के लिए कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मगर अगर पेन किलर्स खाने के बावजूद हफ्ते 10 दिन के बाद भी आपकी कमर दर्द कंटिन्यू कर रही है या आपको बार बार उसके एक्यूट अटैक हो रहे हैं, ये वो वक्त है कि जब आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर को ये चाहिए कि आपको तशखीस के लिए भेजे। इस वक्त जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है और लो बैक
एंड इट्स स्ट्रक्चर्स वो MRI है विदाउट कॉन्ट्रास्ट। मैं MRI के मुतालिक इसलिए कहता हूँ कि उससे पहले सब अंदाजे हैं। व्हेन यू गो इनटू एन MRI एंड गेट अ रिपोर्ट, एक तस्वीर की तरह आती है। इसमें सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि तमाम सॉफ्ट टिश्यूज भी आते हैं। हराम मगज पे कितना दबाव है, कौन सी नस कहाँ दब रही है, कौन सी डिस्क किस हद तक रीजनरेट कर गई है या किस हद तक बाहर निकल आई है, ये सब कुछ आपको MRI से पता चल जाता है। ठीक है। आपके लिए इलाज फिर तजवीज करना आसान हो जाता है, मरीज के लिए खुद समझना आसान हो जाता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। उससे पहले सिर्फ कमर दर्द है तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ बार बार आपको तकलीफ दे रही है, आपको एक्यूट लो बैक पेन के अटैक्स बार बार हो रहे हैं या कंटिन्यूसली आप क्रॉनिकली सफर कर रहे हैं, फॉर दिस गो एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोज्ड विद अ गुड नॉन इन्वेसिव नॉन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक कॉल्ड MRI। ये मैं इतने लंबा इसलिए मैंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ बैठा हुआ मरीज भी ये करवा ले। ठीक हो गया, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। इशारा मेरे सामने तो मुझे इस वक्त वो सब सीधी सी बात है, डॉक्टर के सामने जो होता है बंदा पहले उसका इलाज करता है, बाकी लोगों का इलाज दरपर्दा हो रहा है बाहर बाहर। एक तो उसके बाद then come to the decision about actual treatment। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, तकरीबन 90% लोगों को जिनको बैक एक है या जिनके प्रॉब्लम्स नजर आते हैं हमें MRI के ऊपर, उनको किसी किस्म की कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो सिर्फ पेन किलर्स नहीं है बल्कि पेन मॉड्यूलेटर्स भी हैं। ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर बंदा डरता है कि यार हमारे मोहल्ले में फलाने चाचे ने अपने चुप का ऑपरेशन कराया था, उस तो बाद 20 साल मंजी तक प्यारा लता मारियां उठे ही नहीं। दिस इज अ नोन कॉम्प्लिकेशन in which somebody is operating on somebody and ruining their backs by damaging the spinal cord। तो मेरी बात सुनिए, 10% लोग हैं जिनको सर्जरी के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। वो फिर आप उसमें अगर फॉल करते हैं तो उसकी भी बड़ी बात। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अ कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन, मैं रिपीट करता हूँ, अ कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन। जो ही मैं एपिड्यूरल का नाम लेता हूँ हर बंदा अपने आप को दर्द ज़ेह में और ज़चगी में मुब्तला महसूस करता है। वो ऑब्स्टेट्रिक एपिड्यूरल है जो एक अलग चीज़ है। ये जो इंजेक्शन है ये लो बैक पेन के लिए इंतहाई मुफीद है और तकरीबन 60% लोगों को पेन रिलीफ दे देता है। एंड इट्स वेरी गुड, इट्स विदाउट कॉम्प्लिकेशन अगर सही ट्रेंड आदमी उसको लगा रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बात जो बड़ी अहम है और वो यूं है कि हमारे यहाँ 2-3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोन है टू बैक पेन। एक प्रेग्नेंट औरत, हमारे यहाँ जो एंटीनेटल केयर है यानी कि पैदाइश से पहले बच्चे को जो हम केयर देते हैं उसमें हमारी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस कतन बैक सेफ्टी को इंपॉर्टेंस नहीं देती। खवातीन इतना बड़ा पेट लेकर 4 महीने कम से कम फिरती रहती हैं क्योंकि 5th मंथ तक पेट बहुत बड़ा होता है। और आप कभी प्रेग्नेंट औरत का देखें तो उससे अपनी कमर यूं करके पकड़ी होती है क्योंकि पेट आगे कमर को खींच रहा होता है। इसी ड्रामे में अगर आपको प्रेग्नेंट औरत का किरदार करना पड़े तो आप उसका पोस्चर देखें, वो यूं करके नहीं खड़ी होती, वो बेचारी यूं करके अजाब में मुब्तला होती है, कमर बिल्कुल उसकी यूं हुई होती है, अकड़ी हुई होती है। और 4 महीने ये और एन ज़चकी के वक्त ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसका एक का नाम है रिलैक्सन। वो सारे के सारे लिगामेंट्स हैं उनको ढीला कर देता है ताकि पेल्विस की शक्ल बदल जाए और बच्चे की पैदाइश आसान हो जाए। जब पेल्विस की शक्ल बदलती है, हर चीज रिलैक्स होती है तो वो हमेशा के लिए भी खराबी हो सकती है इफ द लेडी हैज नॉट बीन टॉट how to actually care for your back। I again come to towards the end of the segment I'm coming back to folk wisdom। अब folk wisdom की मेरी बात सुनना, हजूर हवाला हमारे यहाँ कम से कम मेरे बचपन तक या मेरे बेटे के बचपन तक जब औरत बच्चे को जन्म दे देती थी तो पंजीरी बनाई जाती थी और पंजीरी के साथ एक चीज बनाई जाती थी, क्या चीज? कमर कस। क्यों बीबीओ जो मेरी उम्र की बैठी हुई है, जो नानियां दादियां बैठी हैं, से आप कह रहे हैं आज तो दूध नहीं पीती लड़कियां। भैया तभी तो मैं कह रहा हूँ आजकल वीडियो बनाती हैं, दूर फिटे वो। एनीवे किस्सा ये है हजूर वाला, कमर कस। नाम सोचे हमारी दादियों पर दादियों ने उसका नाम क्या रखा था, जो कमर को फिर से कस दे। खुदा की कसम, वी नीड टू गो बैक टू आवर फोक विजडम एंड लर्न। एक मैंने प्रेग्नेंट औरत के बारे में कहा, एक आजकल आपके सियासतदान, आपके कारोबारी हजरात, आपके कामयाब बिजनेसमैन, सब कुछ, औरत तो 9 महीने के लिए प्रेग्नेंट हो रही है, लेकिन यकीन कीजिए कभी अपनी असेंबली का सीन देखें, वहां पे 40-40 साल से प्रेग्नेंट बैठे हुए, इतने बड़े बड़े पेट। कभी आपने सोचा कि ये सब बैक पेन का क्या किस्सा है? इसलिए कि जो आदमी इतने बड़े पेट के साथ इतने साल गुजारेगा और दूध करके खाता रहेगा, आप यकीन कीजिए उसकी तो लिगामेंट्स तबाह हो जाएंगे। जी। आखिरी एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस दफा जब इलेक्शन हो तो एक तरमीम मेरे कहने पे करवाइए। और वो तरमीम पता क्या है? हर कैंडिडेट का अपने कागजात नामजदगी फाइल करने के साथ एक MRI करवा ले, कमर का क्या हाल है, साइज भी हो, नहीं
कमर का क्या हाल है? उसकी वजह यह है कि द commonest excuse for any politician in this country to get out of the jail and into a hospital is back pain. बिल्कुल। इस वक्त भी माशाल्लाह एक बैक पेन का शिकार शख्स हमारे मुल्क का निजाम चला रहा है। या मौला रहम। तो डॉक्टर साहब अभी जिस तरह से खबर तो आपने दे दी है, लेकिन देखिए उसका दिए कि बच जाएगी बात। जिस तरह हम हल की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जैसे फिजियोथेरेपी जो है वो कितनी हेल्पफुल है? क्योंकि आज लोग बिना किसी एक्सपीरियंस के, डॉक्टर से पूछे बगैर डायरेक्ट चले जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो देखिए मेरी बात सुनिए, आप तो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, इसके पास शायद कोई डिग्री भी हो। हम तो डायरेक्ट जाते हैं हवेली लखा कि वहाँ एक बाबा जी हैं, वो एथो पढ़ के एक चटका दे रहे, चूंडी कर दे रहे, कमर ठीक होती जी। या अल्लाह, बाबा जी जो हैं वो मेरे बचपन में भी थे, मेरे बुढ़ापे में भी हैं। बाबा जी में मौत नहीं आ रही, समझे, क्योंकि हमारे यहाँ बाबे दर बाबे आते जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, खुदा के लिए अब लाहौर में सिर्फ 37 मेडिकल कॉलेज हैं, तो कम से कम लाखों डॉक्टर भी बेचारे रुल रहे हैं। उनमें से किसी एक के पास जाइए जो कि ऑर्थोपेडिक या स्पाइनल सर्जन है, और काइंडली उसे एक दफ़ा मशवरा कर लें। मुझे यकीन है कि आपके पास प्राइवेट क्लिनिक में जाने के पैसे नहीं हैं, तो भैया अस्पतालों की OPDs खुली हुई हैं हर वक्त, आप उसमें जाइए। गेट योर सेल्फ डायग्नोस्ड फर्स्ट, डू नॉट इवेड इट। आप जो बात करें कि क्या करें, तो करें तब जब किसी माहिर मुआलिज से बात करें, वो आपको गाइड कर सकता है कि आपने क्या करना है। अगर आप अपने ही डॉक्टर बन गए हैं तो फिर शिफा आपके हाथ में नहीं है। मरीज के हाथ में शिफा नहीं होती, मुआलिज के हाथ में होती है। बिल्कुल। इसलिए काइंडली उस रिश्ते को दोबारा इवोक कीजिए। मैं सिर्फ चंद बातें आपको बता दूं, कमर दर्द इंसान को बेहाल कर देती है। बेहतरीन आदमी भी कमर दर्द की वजह से चंद गज उठ के नहीं जा सकता, और हर वक्त की तकलीफ से आपके बाकी बदन पे भी बेइंतहा बुरे असरात होते हैं। जब ये हो, और कमर दर्द को हम समझते हैं कि ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। काइंडली इसके लिए गो एंड सी ए डॉक्टर, गेट योरसेल्फ डायग्नोज्ड एंड देन सीक ट्रीटमेंट। एक बात, हमारे यहाँ भी कल्चर एक आ रहा है, कंपनसेशन कल्चर। कंपनसेशन कल्चर अनवार ये है कि आप कमर दर्द का कहकर ऑफ वर्क ले सकते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु गो ऑफ वर्क और ऑन सिक हॉलिडे actually put in low back pain as their cause of doing that। तो खुदा के लिए इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। तो इसलिए तमाम लोग जो कि एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पता होना चाहिए। अब तो आलम ये है कि वेस्ट में एक आदमी 30-30 साल ऑफ वर्क रहता है कि जी मैंने उठाया था कि आपके यहाँ मैं काम कर रहा था, मैंने बड़ी भारी चीज़ उठाई थी, तब से मेरी कमर जवाब दे गई। फिर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो कि उस आदमी के घर के बाहर कैमरा लगा के बैठे थे, जिसमें नजर आता है कि वो आदमी पूरा अपना बिस्तर उठा के एकदम रख रहा था सुजुकी के अंदर बेचने के लिए। एंड दिस इज हाउ मेनी बैटल्स गो इनटू कोर्ट। अपने मुल्क के लिए मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा, अपनी बेटियों को दूध पिलाएं, अपनी बेटियों को कहें कि बेटा तुमने खानदान और कुंबे का बोझ उठाना है, तो खुदा के लिए अपनी डाइट का ख्याल रखें। इसमें महंगी डाइट नहीं है। अपने बेटों को कहें कि बेटा तालीम हासिल करो, हुनर हासिल करो, इन डॉलों ने कुछ नहीं देना। देख लो इस जिम में कितने लोग आते हैं, मैं वाकई सही ये बात बता रहा हूँ। और जो हम एक बड़ी आम सी वो टर्म सुनते हैं कि मोहरे घिसने शुरू हो गए, वो एक क्या प्रोसेस है, उससे कैसे बड़ी अच्छी बात है। जल्दी से मैं आपकी बात बताऊँ, हुजूर वाला, अब आप माने या ना माने, लेकिन लोगों का यह ख्याल है कि हम बंदरों से इंसान बने हैं। बंदर चारों टांगों पे चल सकता है, हम जब इंसान बने तो हम सीधे हो गए। वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर द इरेक्ट पोस्चर। जो ही पोस्चर इरेक्ट हुआ, सारा टॉर्सो का जो वजन है वो आपकी लंबर स्पाइन पे पड़ना शुरू हो गया। और वक्त के साथ साथ अगर आप उसे अब्यूज करेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि आपके जो मोहरे हैं वो भी खराब होंगे, मगर डिस्क्स डीजेनरेट करेंगी। कमर दर्द की बहुत बड़ी वजह डिस्क है, डिस्कोजेनिक लो बैक पेन। हड्डियां नहीं टूट जाती, जो डिस्क है वो एक नरम चीज है, शॉक एब्जॉर्बर है, वो पहले डीजेनरेट होती है, डिहाइड्रेट होती है, उस पर प्रोलैप्स करती है या टोटल हर्निएट कर जाती है। जब वो हर्निएट करके निकलती है अपनी जगह से, उसके दोनों साइडों के ऊपर नसें हैं, उसके सामने हराम मगज है, या कम से कम वो एरिया है थीकल सैक जिसके अंदर नसें हैं, वो नसें दबना शुरू होती हैं। जो ही नस स्ट्रांगली दबती है, आपको क्या चीज शुरू होती है? वही आपका प्यारा शियाटिका, जो हर एक पहचानता है, शियाटिका, जिसे अर्कुन निसा भी कहा जाता है, जिसे दर्द री भी कहा जाता है। जरा गौर कीजिए, शियाटिका की भी जो जिन्स है वो मोन्नस है, अर्कुन निसा। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता कि अर्कुन निसा क्या है, क्योंकि तो बिल्कुल फरहंगे असफिया शुरू हो जाएगा और तुम्हारा प्रोग्राम बदल जाएगा। ठीक है, अब मुश्किल ये है, हमारा आखिरी बात कह रहा हूँ, वो ये है कि कितनी आखिरी बातें मैंने कही हैं, 5। अच्छा, वो आखिरी बात ये है, ख़वातीन हुज़्ज़ात, इस मुल्क की खबरें
ऐसी कभी और मकरूह हो गई हैं कि मुझ जैसे डॉक्टरों को बुला के बीमारियों का जिक्र किया जाता है प्रोग्राम को लाइट करने के लिए। अरे बीमारी अब एंटरटेनमेंट बन गई है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे मौसम से मुताल्लिक। तो कहीं रिमझिम की सूरत में बरसती बूंदें हैं, कहीं गरजते बरसते बादल हैं, जिससे मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। भारत से हमने देखा कि पाकिस्तान तक बादल खूब बरस रहे हैं। मौसम की बात करें तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार समेत पंजाब, शुमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में आंधी, तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। बलूचिस्तान में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो बारिश के बाद मौसम तो सुहाना हो जाता है, लेकिन शदीद बारिश से बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कल रात भी लाहौर में बारिश हुई। लाहौर में बारिश होने की देर होती है तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो पकौड़ों की, समोसों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। खाबों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शहर कायद का रुख करें तो वहाँ पर बादलों का राज अभी भी है। आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं। ज़ेराबाश के इलाके पतक में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी भी देखने में आई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 23 से 29 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस जो नशेबी इलाके हैं ज़ेरे आब आने का खदशा है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तो एक और नया जो स्पेल है मानसून का वो शुरू होने जा रहा है। 23 से 29 जुलाई इसकी डेट बताई जा रही है। जबकि मरी की बात करें, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। पिछले प्रोग्राम्स में भी जब हम बात करते रहे हैं, हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट होते थे सरदार सरफराज साहब, उनकी जानिब से ही कहा गया था कि जो सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जब बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों में भी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में, वादी नीलम में, बाला इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। सैलाबी रैली और लैंडस्लाइडिंग से जो मुतादिद राब्ता सड़कें हैं वो भी बंद हैं। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी मुतासर है। तो गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो नुकसानात हैं, बारिशें हैं, पंजाब और KPK में भी खूब तबाही हुई है। लाहौर समेत पंजाब के बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि मुख्तलिफ हादसा पेश आए। 6 अफराद उसमें जाँ बाग हुए, मुतादिद उसमें ज़ख्मी हुए हैं और बहुत से हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पर जो सड़कें हैं वो भी बैठ गई हैं। बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है इन बारिशों के बाद और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जाती है महकमों की जानिब से कि किसी तरह जो पानी खड़ा है उसको जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी के मैदान से ख़बर शामिल करेंगे। ट्विटर के हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुतादिद तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाई गई एलन मस्क की जानिब से, जब से उन्होंने ट्विटर का महा संभाला है और वाज़े अंदाज में उन्होंने ऐलान किया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस लोगो को तब्दील करना चाहते हैं। ट्विटर के सरबराह ये कह रहे हैं कि हम जल्द ही ट्विटर ब्रांड को अलविदा कह देंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम बर्ड्स हैं उन्हें भी। उन्होंने सार्फिन से नए ट्विटर लोगो से मुतल्लिक राय भी तलब की है। ट्वीट ये किया है कि अगर आज रात एक अच्छा एक्स लोगो पोस्ट कर दिया जाता है तो हम कल दुनिया भर में लाइव हो जाएंगे। एलन मस्क के ट्वीट के जवाब में सार्फिन की जानिब से लोगोस उन्हें भेजे जा रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज़ भेजे जा रहे हैं। अक्टूबर में उन्होंने ट्विटर ख़रीदा था और उसके बाद से ही सोशल मीडिया कंपनी ने अपना कारोबारी नाम एक्स कॉर्प रखा, जो कि इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अब अरबपति एलन मस्क चीन के WeChat की तरह एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं। ट्विटर ने कहा है कि इसका जो ब्लू बर्ड है वो हमारा सबसे ज़्यादा तस्लीम शुदा असासा है, इसलिए हम इसकी हिफाजत करेंगे। बहुत सी हमने मेजर चेंजिंग देखे हैं जब से एलन मस्क ने ट्विटर का महा संभाला है। कभी कभी तो ये भी देखने में आया था कि आप सिर्फ एक लिमिटेड पोस्ट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। तो जब से एलन मस्क ने ट्विटर का महा संभाला है
तब से वो बहुत से लोगों को नौकरियों से भी निकाल चुके हैं, ट्विटर की शक्ल को तब्दील करना चाह रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग के साथ भी हमने देखा कि उनकी जो नोक-झोंक का एक सिलसिला है वो शुरू हुआ है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता भी जा रहा है। कानूनी कार्रवाई की तरफ भी ट्विटर इस वक्त जा रहा है, जो मार्क ज़करबर्ग की जानिब से ऐप लॉन्च की गई थी। लेकिन अब ये भी हम देख रहे हैं कि जो फेसबुक भी है वो भी ट्विटर को ही अभी फॉलो करता दिखाई दे रहा है। जो भी तब्दीलियाँ भी हमें दिखाई दे रही हैं, तो फिल वक्त तो भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुतअद्दिद तब्दीलियाँ जो हैं अलमस मुतारिफ़ करवा रहे हैं। डे बाय डे उनकी जानिब से नए ऐलान किए जाते हैं और अब उन्होंने सार्फिन से कहा है कि उन्हें डिफरेंट आइडियाज़ भेजे जाएँ। ट्विटर के लोगों को वो तब्दील करना चाह रहे हैं। तो देखना ये है कि नया लोगो ट्विटर का क्या होगा, एलन मस्क मज़ीद नई तब्दीलियाँ क्या करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।